हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का यूपीएससी विद पायल गुप्ता में। हम अपने चैप्टर नंबर 5 पे पहुंच गए हैं स्पेक्ट्रम में, जिसका नाम है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। स्टार्ट करते हैं इसको। काफ़ी लेंदी चैप्टर ये है, तो इसको जैसा मैंने आपको कहा था कि 2-3 पार्ट्स में मैं कवर कर दूं, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो सकेगा क्योंकि बहुत लेंदी चैप्टर बन जाएंगे। तो इसलिए मैंने इसको ना डिवाइड कर दिया है। जैसे कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल से पहले का सेशन, जो आपकी बुक में टॉपिक है कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, उससे पहले पहले का जितना भी पोर्शन है वो हम यहाँ कवर करेंगे। नेक्स्ट में हम कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल और साथ में मैसूर का क्या इशू था, एंग्लो मैसूर वॉर, उन दो टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। देखिए, जो ब्रिटिश इंपीरियल की जो हिस्ट्री है, अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ब्रिटिशर्स की बात करें तो जितनी भी इनकी इंपीरियल हिस्ट्री है उसको दो फेजेस में बांटा हुआ है। जैसे मान लीजिए बीच में अटलांटिक ओशन है। पहले फेज अटलांटिक ओशन के ईस्टर्न साइड है, इस अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न साइड है। ठीक है, फर्स्ट फेज के अंदर वेस्टर्न साइड में है और सेकेंड फेज के अंदर ये ईस्टर्न साइड की तरफ स्विच हुए हैं, यानी कि स्ट्रेच हुए हैं। सेकेंड फेज। फर्स्ट फेज में आपको पता है ब्रिटेन ने अमेरिका को भी अपनी कॉलोनी बनाया था, यानी कि ये लोग कहाँ गए थे? ये लोग अमेरिका और वेस्ट इंडीज की तरफ गए थे, अपने अटलांटिक के वेस्ट की तरफ गए थे। यानी जो इनकी हिस्ट्री का पहला फेज जाता है वो अटलांटिक के वेस्ट की तरफ जाता है। लेकिन धीरे धीरे जो इनका सेकेंड एम्पायर स्टार्ट होता है, लगभग 1783 से पीस ऑफ पेरिस के साथ शुरू होता है, और ये अपने सेकेंड फेज में ईस्ट की तरफ मूव करते हैं, जिसके अंदर एशिया को, अफ्रीका को, इनको कवर करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी ब्रिटिश हिस्ट्री को दो फेजेस में बांट दिया। एक फेज वो जब इन्होंने अमेरिका को अपनी कॉलोनी बनाया था, और एक फेज वो जब ये ईस्ट की तरफ आए थे। ईस्ट को इन्होंने ओरिएंट कहा था, ओरिएंटलिस्ट आप कह सकते हैं, ओरिएंटलिस्ट या फिर ओरिएंट। ओरिएंट शब्द जो भी यूज होगा, ओरिएंट गुड्स, ओरिएंट पीपल या सिर्फ ओरिएंट, ये ईस्ट के लोगों के लिए यूज होगा पूरी हिस्ट्री के अंदर। अब आपको पता है एक समय था एनलाइटनमेंट का। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर, बिल्कुल फर्स्ट जब मैंने आपको वीडियो बताई थी, वहां पे मैंने आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताया था कि पहले क्या हो रहा था। सारा चर्च की जो पादरी थे, चर्च के जो पॉप थे, सारा चर्च का सब कुछ चलता था। ये जो कहते थे उसी को ही सत्य माना जाता था। इवन किंग भी चर्च के सबॉर्डिनेट था, चर्च के अंडर आता था किंग भी, यानी कि किंग भी कुछ नहीं कर पाता था। धीरे धीरे एक जगह से यूरोप के अंदर ही डिस्प्लेसमेंट होती है, क्योंकि इस जगह पे क्या हो गया था, इस्लामिस्ट बहुत ज़्यादा फैल गया था, इस्लामिस्ट एम्पायर अपना फैलने लगा था। तो यहाँ के जो यूरोपियन लोग थे वो दूसरी तरफ जाने लगे थे। उन्होंने वहां जाके देखा कि यहाँ मूर्ख बना रहा है चर्च को, तो यानी उन्होंने एनलाइटनमेंट की शुरुआत की। लोग जगे, लोगों ने लॉजिकल सोचने लगे, लोग साइंस के बारे में जानकारी प्राप्त करने लगे, लोगों ने खुद को रैशनल बनाया। और यही वो समय है जब ब्रिटिशर्स अपने आप को क्या कहने लगे कि हम तो सिविलाइज्ड हैं। उन्होंने खुद को क्या कहा कि हम सिविलाइज्ड हैं, और खुद को कहा हम न्यू रोमन हैं और हम सिविलाइज्ड हैं। और जो सो कोल्ड ओरिएंट के लोग हैं, जो सो कोल्ड ईस्ट के लोग हैं, वो अनसिविलाइज्ड हैं। इन्होंने इस तरीके से खुद को सिविलाइज्ड कहा और बाकी लोगों को अनसिविलाइज्ड कहा। इन्होंने क्या कहा कि हम क्या करेंगे अब, क्योंकि हम एनलाइटन हो चुके हैं, क्योंकि अब हम हकीकत पता कर चुके हैं कि जो चर्च कहता था वो गलत था, क्योंकि अब हम लोगों को ज्ञान हो चुका है साइंस का, क्योंकि अब हम लोगों को पता है कि जो क्रिश्चियन धर्म है उसको सुप्रीम बनाना है। तो यानी कि लोगों में एनलाइटनमेंट आ रहा है। ठीक है, लोग रैशनैलिटी की बातें करने लगे, लोग लॉजिकल थिंकिंग की बातें करने लगे। तो इन ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि हम लोग सिविलाइज्ड हैं, अब बाकी जितने भी लोग अनसिविलाइज्ड हैं, हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जाएंगे और अपनी जो सिविलाइजेशन है इसको स्प्रेड करेंगे। यानी भारत के अंदर भी कहीं ना कहीं वो अपनी सिविलाइजेशन, अपने धर्म, अपने विचारों को फैलाने के लिए आए थे। इन्होंने क्या कहा, जितने भी ओरिएंट पीपल हैं या बाकी लोग हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं, और इनको हम खुद को सर्टिफाई कर लिया एज अ सिविलाइज्ड, और इन लोगों को अनसिविलाइज्ड, कि अब हम लोग इन लोगों को अपना ज्ञान देंगे, इनको सिखाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ब्रिटिश इंपीरियल हिस्ट्री में पढ़ी। नेक्स्ट जो हेडिंग आती है आपकी बुक के अंदर, अगर आप बुक को साथ साथ पढ़ रहे हैं तो बहुत आसान होगा आपके लिए सब कुछ समझना। नेक्स्ट हेडिंग आती है, वाज द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। देखो, ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे यहाँ पे 1608 में अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, मतलब 1608 में ब्रिटेन वाले जो है वे यहाँ पे आते हैं, ब्रिटिशर्स 1608 में आते हैं, और लगभग आप देखोगे 1757 तक इनका कहीं बहुत ज़्यादा अस्तित्व आपको नहीं दिखेगा।
1757 से लेके 1857 तक एक अलग ही फेस दिखेगा जहां पे ब्रिटिशर्स बहुत ही अपनी पावर के अंदर सुप्रीम हो रहे हैं। और 1857 के बाद से आपको पॉलिटिकल चेंजेस ज़्यादा दिखेंगे, मिलिट्रिकल वॉर आपको नहीं दिखेंगी। तो मैंने क्या किया, 1608 से लेके 1757 तक एक फेज बना दिया, ठीक है। 1757 से 1857 तक एक फेज बना दिया जहां पे वॉर का ज़्यादा यूज़ करेंगे ये, ठीक है। यहाँ पे चुप है, शांत है, यहाँ पे पीस इनके अंडर है, मतलब कि ये लड़ाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वॉर कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ ये कंसेंट ले रहे हैं रूलर्स का, रूलर से इजाजत मांग रहे हैं कि हम आपके एरिया के अंदर काम कर लें क्या। और तीसरा फेज जो आएगा, जो 1857 से 1947 तक का रहेगा, ये वो फेज है जहां पे ये लोग पॉलिटिकल चेंजेस भारत के अंदर लाएंगे। आप देखोगे 1857 के बाद बहुत ज़्यादा युद्ध नहीं होंगे, 1857 के रिवॉल्यूशन के बाद बहुत बड़े लेवल पे लड़ाइयाँ नहीं होंगी, पॉलिटिकल चेंजेस भारत के अंदर ज़्यादा आएंगे, यानी ब्रिटिशर्स लोग लॉ का यूज़ करके इंडियंस को तोड़ते हैं। तो अब दो स्कूल ऑफ थॉट है हिस्टोरियंस के। स्कूल ऑफ थॉट का मतलब क्या होता है, विचार। दो तरीके के लोग हैं। एक तरीके के लोग ऐसे हैं जिनको फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट मैंने कहा है, जो कहते हैं कि सब कुछ अनइंटेंशनल था, यानी कि ब्रिटिशर सोच के नहीं आए थे कि हमको भारत पे कब्जा करना है। कुछ लोगों का ये मानना है। वो क्या कहते हैं अपने विचारों के बारे में, कि वो लोग भारत के अंदर सिर्फ ट्रेड करने आए थे, टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने आए थे, और इनके ट्रेड के अंदर जो जो बाधाएं आ रही थी, जो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी इनके ट्रेड में, उन प्रॉब्लम्स को इन्होंने वॉर से हटाया है। अगर राजा इनके ऊपर टैक्स लगा रहा है तो इन्होंने राजा को हटाने के लिए वो वॉर करी है। अगर और कोई यूरोपियन पावर इनके ट्रेड के अंदर बाधा बन रही है तो उस यूरोपियन पावर को हटाने के लिए इन्होंने वॉर की है, यानी इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ट्रेड था। ट्रेड के अंदर प्रॉफिट और ट्रेड टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो था वो नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड को बढ़ाना था इन्हें, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे भारत के अंदर इतने ज़्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल हुए, भारत के राजा लोग आपस में लड़ रहे हैं, भारत के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशंस बदल रही है, उधर से नादिर शाह ने आक्रमण कर दिया, उधर से और दूसरी पावर्स ने आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी इनको अपनी फैक्ट्रीज को, ठीक है, अपने हेडक्वार्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ना चाहते हुए भी इन्हें वो टेरिटरी एक्वायर करनी पड़ी। ऐसा कहना है कुछ जो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है, जो ऐसा कह रहे हैं कि जो अंग्रेज है वो अनइंटेंशनल आए थे। वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि भारत के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था जो बाकी पावर्स को भारत के अंदर आने से रोक दे, इसलिए मजबूर होके हमको ये टेरिटरी खुद हथियानी पड़ी ताकि हम अपनी फैक्ट्री और अपने हेडक्वार्टर्स को प्रोटेक्ट कर सकें। ये तो वो थे जो यूं कह रहे थे कि अनइंटेंशनली सब कुछ काम हुआ है, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है ये सब कुछ जो हुआ था ये सब प्री प्लान्ड था और जानबूझ के, यानी इनकी इंटेंशन थी भारत पे कब्जा करने की। क्या कहते हैं कि ब्रिटिश भारत के अंदर क्लियर इंटेंशन से आए थे कि हमें अपना एक पावरफुल एम्पायर स्प्रेड करना है, और धीरे धीरे वो अपने इस एम्बिशन को पूरा करने के लिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ओवर द ईयर्स बढ़ते रहे। और लगभग 1608 से 1757 आप देखो लगभग 150 साल का समय हो गया, 150 ईयर्स तक ये लोग चुपचाप भारत के अंदर बैठे रहे। जैसे जैसे इन्होंने देखा भारत के जो सेंट्रल अथॉरिटी है, मुगल है या बाकी जो लोग हैं वो लोग वीक हो रहे हैं, तो धीरे धीरे इन्होंने अपनी टेरिटरी को अक्वायर करना स्टार्ट कर दिया। यानी ये सब कुछ प्लान्ड था, सब कुछ इंटेंशनल था, एक स्कूल ऑफ थॉट का कहना ऐसा है। लेकिन अगर हम अपने विचार प्रकट करें, यानी स्पेक्ट्रम बुक का क्या कहना है, इस बुक का, यानी राजीव अहिर क्या कहते हैं, राजीव अहिर ये कहते हैं जो कंपनी के ऑफिशियल स्टार्टिंग में आए थे, हम मानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रेड के इंटरेस्ट को प्रमोट या प्रोटेक्ट करने आए हैं, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी ज़्यादा फैक्शनलाइज्ड है, यानी यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी ज़्यादा टूटी हुई है, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, एक राजा दूसरे ही राजा से लड़ रहा है या एक ही राजा के राज्य में उसके नोबल्स ही उसके राजा के लिए लड़ रहे हैं, तो ये उनके लिए बेनिफिट हो गया, ये उनके लिए सोने पे सुहागा हो गया, ठीक है। इनको पता लगा कि कितने जो ये लोकल रूलर हैं इनकी दशा कितनी पिटी है, कितनी ज़्यादा दयनीय है कि इनके अगेंस्ट जीतना तो बहुत आसान है, ठीक है। अब फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या करना शुरू किया कि इनकी लोकल पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, और कहीं ना कहीं ये लोकल रूलर्स भी अंग्रेजों से मदद मांगते रहे कि हमारी लोकल पॉलिटिक्स को सुलझाने के लिए आप लोग हमारा साथ दें। तो इस तरीके से इनको मौका मिल गया कि उनकी लोकल पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर करने का, और धीरे धीरे इन्होंने टेरिटरी को अक्वायर करने का प्रोसेस स्टार्ट कर लिया।
अब ये स्टार्टिंग के अंदर ये काम हुआ है, वो लोग ट्रेड करने के लिए आए हैं, लेकिन सिचुएशन उनकी फेवर में होती जा रही है। लेकिन जब ये सारी सिचुएशंस को बैठा एक व्यक्ति लंदन में देख रहा है या मैं कहूँ ब्रिटेन में देख रहा है, तो वहां पे जो बाद में ब्रिटिश पॉलिटिशियंस भेजे जाएंगे किंग के द्वारा या क्वीन के द्वारा, वो ब्रिटिश पॉलिटिशियंस जो बाद में आएंगे, जो ट्रेड के पर्पज से नहीं आते, उनकी साफ साफ इंटेंशन थी, उनकी क्लियर डिजायर थी कि वो भारत की टेरिटरी को अक्वायर करने आए हैं और अपना एम्पायर को इस्टेब्लिश करने आए हैं। तो एक मिक्स्ड सी अप्रोच हम लोगों ने देखी, जो राजीव अहिर कहते हैं। अब ऐसी क्या वजह थी कि वो भारत की तरफ आए थे और भारत में रहना उन्हें अच्छा लग रहा था? एक तो यहाँ से इनॉर्मस प्रॉफिट वो कमा रहे थे। इंग्लिश ट्रेडर्स जो थे भारत की तरफ क्यों अट्रैक्ट थे? क्योंकि यहाँ पे ट्रेड से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। जिस तरीके से बाकी यूरोपियन इन चीज़ों से प्रभावित हुए, तो ब्रिटिशर्स भी भारत से इसी वजह से प्रभावित हुए। क्विक प्रॉफिट मिल रहा था, मतलब कि हज़ारों गुना ज़्यादा प्रॉफिट इन लोगों को मिलने लगा, तो ये और ज़्यादा एम्बिशियस होने लगे। अब आप एक चीज समझो, आप एक कंपनी के अंडर काम कर रहे हो, आप एक कंपनी के साथ काम कर रहे हो और इस कंपनी के लिए आप सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, ठीक है। इस सेल्स एग्जीक्यूटिव के साथ साथ आप कंपनी की तरफ से तो काम कर ही रहे हो, आपने साथ में क्या किया, अपने प्रोडक्ट्स भी बेचने स्टार्ट कर दिए। आपने अपने प्रोडक्ट्स भी बेचने स्टार्ट कर दिए, यानी आपने प्राइवेट बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स थे, कंपनी के साथ साथ उनकी खुद की पर्सनल एम्बिशंस हो गई। अरे पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, सीधी सी बात है। इनको भी अच्छा लगा कि भारत के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, तो इनकी भी पर्सनल एम्बिशंस और ज़्यादा बढ़ने लगी, जिसकी वजह से इनमें लालच आ गया, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, यूरोप के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही थी, यानी कहीं ना कहीं जो ऑल ओवर ग्लोब में यूरोप के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशंस हो रही थी, वो भी कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो भारत की तरफ ब्रिटिशर्स को अट्रैक्ट होने पे मजबूर कर रहे थे, ठीक है। शुरुआत में इन्होंने क्या किया, अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वॉर की। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये लोग काम कर रहे हैं, मान लो राजा लोग टैक्स ज्यादा वसूल रहे हैं, तो इन्होंने क्यों लड़ाई की, क्योंकि ये टैक्स से इनको नुकसान हो रहा है, इनके कमर्शियल इंटरेस्ट खराब हो रहे हैं। या कोई राजा ये कह देगा मेरे क्षेत्र के अंदर आप लोग आके फैक्ट्री नहीं बनाओगे, मान लो किसी ने ये कह दिया, और इनको दिख रहा है कि ये तो बहुत अच्छी लोकेलिटी है, ये तो बहुत अच्छा एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, यहाँ पे पोर्ट लगता है, तो ये इस वजह से इस राजा से लड़ेंगे। उस राजा का क्षेत्र नहीं चाहते, ये चाहते हैं हमारे कमर्शियल इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। तो क्या कहती है बुक कि कमर्शियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने वॉर की, ठीक है। और किस वजह से वॉर की, अपने इंडियन अलायंस को, यानी कि इंडिया के अंदर इनके जितने भी इंटरेस्ट थे, इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स के सामने कोई और यूरोपियन पावर या कोई और फॉरेनर पावर इनके पोटेंशियल राइवल बन के ना आ सके, इसलिए इन्होंने यहाँ पे वॉर की। जैसे आप देखोगे, ये नहीं चाहते थे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से कोई आए, ये नहीं चाहते थे रशिया वाले भारत में आए, ये नहीं चाहते थे चाइनीज लोग भारत में आए, ठीक है। तो इस वजह से भी इन्होंने वॉर की, यानी कहीं ना कहीं इनकी हर जगह कमर्शियल इंटरेस्ट आपको दिखेंगे। बीएल ग्रोवर क्या कहते हैं कि जो लॉर्ड वेलेस्ली है, उन्होंने सब्सिडरी अलायंस क्यों किया। सब्सिडरी अलायंस आपको पता है ना क्या होता है? अगर नहीं पता जिन एस्पिरेंट्स को, मैं बता दूं सब्सिडरी अलायंस क्या होता है। अभी बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, बाद में डिटेल में बताऊंगी। इसमें ब्रिटिशर्स है और रूलर है। रूलर क्या कह रहा है, ब्रिटिशर्स रूलर को क्या कह रहे हैं कि आपको सब्सिडरी अलायंस के लिए पेपर साइन करने पड़ेंगे। इससे क्या हो जाएगा, ब्रिटिशर्स कह रहे हैं कि रूलर आप अपनी आर्मी को मेंटेन नहीं करोगे, आपकी प्रोटेक्शन के लिए ब्रिटिश आर्मी है, आपकी प्रोटेक्शन के लिए ब्रिटिश आर्मी है, और बदले में आपको ही मेरी ब्रिटिश आर्मी का सारा एक्सपेंडिचर, सारा खर्चा उठाना है। इनको मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप इनको मेंटेन नहीं कर सके, हमारी आर्मी को मेंटेन नहीं कर सके, तो हम आपके रूल को, हम आपके क्षेत्र को ले लेंगे। ये था सब्सिडरी अलायंस। अवध सब्सिडरी अलायंस के जरिए ही ब्रिटिश के अंडर आता है, बाद में पढ़ेंगे जब अवध को समझेंगे, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जहां पे रूलर को मनाही होगी, तू खुद की आर्मी नहीं बनाओगे, आपकी प्रोटेक्शन के लिए ब्रिटिश आर्मी है, लेकिन आपको इसका खर्चा उठाना पड़ेगा, सारा रहने का, सहने का, सैलरी का, सब कुछ, और अगर आप एक्सपेंडिचर देने में फेल हो गए तो आपके क्षेत्र को हम ले लेंगे। तो जो ये सब्सिडरी अलायंस है, कहीं ना कहीं क्यों लेके आ रहे हैं, ताकि इनकी खुद की आर्मी हो, इनके खुद के टैक्टिक्स चले। और क्यों इनकी आर्मी की जरूरत थी, ताकि कोई फॉरेन पावर इनके ऊपर अटैक ना कर सके, ठीक है। तो बीएल ग्रोवर का भी ये कहना है कि फ्रांस और रशिया के इंटरेस्ट को समझ चुका था ब्रिटेन, और इसको लड़ने के लिए, इससे लड़ने के लिए उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को लेके आए थे। लेकिन क्या होता है, स्टार्टिंग में लॉर्ड वेलेस्ली जब लेके आए थे, उनका मकसद यही था कि रशिया और फ्रांस वाले हमारे ट्रेड के ऊपर इफेक्ट ना डालें। लेकिन बाद में क्या होता है, 1798 से 1880 में
जो भी ब्रिटिश के मोटिव्स थे वो सारे इंपीरियलिस्टिक थे। स्टार्टिंग में ट्रेड की वजह से हम मानते हैं कि सब्सिडियरी अलायंस आया है, लेकिन बाद में उनका इंपीरियलिस्टिक मोटिव हो गया, यानी कि वो भारत के अंदर अपना एम्पायर जमाना चाहते हैं। और लॉर्ड हेस्टिंग, जो लॉर्ड वेलेस्ली के जो पॉलिसी है सब्सिडियरी अलायंस, इसको जब आगे बढ़ाते हैं कि मैं भी इसी पॉलिसी के साथ काम करूंगा, तब उनका मकसद ट्रेड नहीं था। उनका मकसद क्या था? मुझे भारत पे कंकर यानी भारत को जीतना है। ठीक है, वहां पे वो अपनी कंट्री या ट्रेड का कोई कुछ नहीं सोच रहे। अब लॉर्ड हेस्टिंग जो आया था, यानी बाद वाले ऑफिशियल्स जब आए थे, वो भारत को जीतने के लिए आए थे। ठीक है, उनका मकसद था कि हम पूरा एक ऐसा डिजाइन सेट करें कि होल ऑफ इंडिया के ऊपर हम जीत कर सके और साथ साथ में इंडिया के नेबरिंग स्टेट्स को भी हम जीत सके। तो ये चीजें हमने देखी कि जो इनका आना कॉन्सिक्वेंशियल था, यानी एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था। तो हमने देखा दोनों तरफ की ही बातें। अब देखते हैं ब्रिटिश इंडिया बिगिन कब होता है भारत के अंदर। इसमें भी सब लोगों के अलग अलग विचार है। मिड 18th सेंचुरी यानी लगभग 1750 की बातें हो रही है। बहुत सारी हिस्टोरिकल फोर्सेस काम कर रही थी। कौन कौन सी हिस्टोरिकल फोर्सेस आप देखोगे, यहाँ पे मराठा जो है वो पावर में है, नीचे कहीं ना कहीं मैसूर भी ऊपर बढ़ रहा था, इधर हैदराबाद का रीजन है। ठीक है, इधर कर्नाटिक युद्ध चल रहा है, कर्नाटिक का रीजन है। ये वो समय है जब फ्रेंच लोग भी भारत के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, इतने समय तक पोर्चुगीज को तो इन्होंने ठिकाने लगा दिया था। उधर बंगाल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हो रहा है। उधर मुगल दरबार के अंदर रोज लड़ाइयाँ हो रही है। यानी कि इतनी सारी हिस्टोरिकल फोर्सेस अंग्रेजों के सामने खड़ी है। उधर से फॉरेन के इन्वेजन, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, ये लोग अटैक कर रहे हैं। ये सब ही स्ट्रॉन्ग है। यानी बहुत सारी हिस्टोरिकल फोर्सेस भारत के सामने, अंग्रेजों के सामने मिड ऑफ 18th सेंचुरी के अंदर खड़ी है। ठीक है, कुछ हिस्टोरियन का ये मानना है कि इनका जो करियर शुरू होता है वो 1740 से शुरू होता है, जब वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन यानी फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर जब होती है, फर्स्ट कर्नाटिक युद्ध जब होता है, ये इनके करियर की शुरुआत है। यानी कि ब्रिटिश इरा का भारत के अंदर शुरुआत वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन यूरोप के अंदर जो हुआ था। ठीक है, क्या था ये? यूरोप के अंदर ऑस्ट्रिया एक जगह है, ऑस्ट्रिया जगह के अंदर ब्रिटेन का किंग कुछ कह रहा था। ठीक है, और एक तरफ थे फ्रेंच वाले किंग। तो ये वहीं पे ही लड़ रहे हैं कि किसका सक्सेशन होगा, कौन इस ऑस्ट्रिया को लेगा, और उन्हीं की लड़ाई का इफेक्ट भारत पे दिखा था, जिसकी वजह से फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ। पूरी स्टोरी मैंने आपको समझा दी थी। तो कुछ लोगों का कहना है कि इसकी शुरुआत यहाँ से होती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, जब बंगाल के नवाब को हराया, हम बैटल ऑफ प्लासी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे भी। जब बैटल ऑफ प्लासी होता है, जब बंगाल के नवाब को हराया और बंगाल के ऊपर कब्जा किया, और प्लासी के अंदर क्या हुआ था, जो बंगाल के अंदर जो फ्रेंच की टेरिटरी थी, चंदरनगर की, चंदरनगर जगह पे फ्रेंच की टेरिटरी थी, फ्रेंच की फैक्ट्री थी, उसको भी जब बंद किया, मतलब धीरे धीरे ब्रिटिश का एक बहुत अमीर जगह पे जब राज हो जाता है, इसको दीवानी राइट्स मिल जाते हैं, इसको लैंड टैक्स कलेक्ट करने की पावर मिल जाती है, तब ब्रिटिश जो है उसका टाइम भारत के अंदर स्टार्ट होता है। कुछ लोगों का कहना है 1761 में जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो रहा था, क्योंकि ब्रिटिश के सामने मराठा एक बहुत बड़ी पावर थी जिससे लड़ना था, और जिससे लड़ना बहुत मुश्किल था। तो जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है और अहमद शाह अब्दाली जब मराठा को हरा देता है, तो ब्रिटिशर्स के सामने से बहुत बड़ा कांटा हट गया और ब्रिटिशर्स के करियर की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। ये सब कुछ क्रोनोलॉजिकल लैंडमार्क एक के बाद होते गए, और जिसकी वजह से पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन भारत के अंदर होते जाते हैं। जब हम 1761 के बारे में सोचते हैं, तो इससे पहले 1757 यानी कि बैटल ऑफ प्लासी हो चुका है, नवाब ऑफ बंगाल के ऊपर ब्रिटिशर्स जीत चुके हैं। दूसरी तरफ फ्रेंच के ऊपर भी, क्योंकि तीनों कर्नाटिक वॉर लगभग इस समय तक हो चुकी है। 1761 1763 में आप देखोगे फाइनली जो बैटल है 7 ईयर वॉर, वो खत्म होता है, यानी फ्रेंच भी हार चुके हैं और प्लासी के अंदर बंगाल ब्रिटिशर्स जीत चुके हैं। लेकिन यहाँ पे अभी भी हम यूं नहीं कह सकते थे कि मराठा पूरी तरीके से हार गए हैं। और दूसरी तरफ हैदर अली यानी मैसूर का जो किंगडम है, वो भी अब धीरे धीरे उभर रहा था। ठीक है, लेकिन हाँ, हम एक चीज कह सकते हैं कि ये तो नहीं क्लियर है कि किन सर्कमस्टांसेस के अंदर ब्रिटिशर्स जो है वो सक्सीड होते चले गए, ये तो क्लियर नहीं है। हर किसी का अलग अलग मत है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो कमियां ब्रिटिशर्स के अंदर थी, जो बॉटलनेक्स ब्रिटिशर्स के अंदर थी, जो प्रॉब्लम्स ब्रिटिशर्स के अंदर थी, वो बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर की नहीं थी, और इन्होंने अपनी कमियों को, अपनी
अपनी स्ट्रेंथ बनाया, उन कमियों से सीख ली और उन कमियों को पूरा करके धीरे 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 भारत के ऊपर कब्जा करते चले गए। ठीक है, तो कब शुरुआत होती है कुछ नहीं कहा जा सकता, हर किसी का अपना अपना विचार है। अब ऐसी क्या वजह थी कि ब्रिटिश जो है भारत के अंदर सक्सेस उनको मिलती रही? ब्रिटिश पावर किस वजह से भारत में एक्सपैंड होती चली गई और कंसोलिडेट होती चली गई? इन्होंने दोनों टैक्टिक्स अपनाए, इन्होंने डिप्लोमेटिक तरीके भी अपनाए, इन्होंने मिलिट्री का भी यूज किया, इन्होंने दोनों ही टैक्टिक्स को भारत के अंदर अपनाया। वॉर की पॉलिसी भी लेके आए और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी भी लेके आए, यानी कि पॉलिटिकल चेंजेस भी आए और भारत के अंदर मिलिट्री चेंजेस भी आ रहे हैं। और ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी परहेज नहीं था इस चीज से कि हम रीजनल रूलर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मतलब कि उन बाय हुक और बाय क्रुक, उनको ऐसा नहीं था कि हम लोग अच्छे हैं, लोग हमें अच्छे कहें, उनको कोई परहेज नहीं था गंदी से गंदी टैक्टिक्स, गंदी से गंदी चाल अपनाने से। तो वो किसी भी तरीके से रीजनल रूलर्स को हरा रहे थे, उनके सिचुएशन को और ज्यादा बुरा कर रहे थे, ठीक है, और हर तरीके के साम दाम दंड भेद सब अपना रहे थे। लेकिन कुछ ऐसी फोर्सेस और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने ब्रिटिशर्स को भारत में सक्सेस दिलवाई, जैसे इनकी आर्म्स, इनकी मिलिट्री और इनकी स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा सुपीरियर्स थी। अब हमारे पास क्या है, वो तीर कमान धनुष बाण जैसे चीज़ें हैं, इनके पास देखो क्या है, इनके पास मस्टक है, इसको मस्टक कह रहे हैं, इसको कैनन कह रहे हैं, तोप है। अब भारत ने तो देखे भी नहीं थे इस तरीके की चीज़ें, भारत इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था, हमारी आर्मी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, सोचा ही नहीं था कभी हमें भी लड़ना पड़ सकता है। छोटी मोटी आर्मी होती थी जो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज नहीं होती थी, इनकी आर्मी बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज थी, इनके पास मस्केट्स थे, इनके पास कैनन्स थे, तोप थी, ठीक है, और इनकी जो फायरिंग की रेंज थी बहुत फास्ट थी, मतलब इनकी बंदूकों से चलने वाली जो गोलियां हैं बहुत तेजी से जाती थी और बहुत दूर तक जाती थी रेंज, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडियन रूलर्स थे, इन्होंने देखा कि इनके पास बहुत अच्छे हथियार हैं, तो हमें भी ऐसे ही हथियार लेने पड़ेंगे अगर इनसे लड़ना है तो। इन्होंने यूरोपियन आर्म्स को खरीदा, बहुत सारे यूरोपियन ऑफिसर्स भी भारत में लेके आए हैं, फ्रेंच के ऑफिसर्स भारत के अंदर लेके आए थे, जैसे हैदर अली। फ्रेंच मिलिट्री से बहुत कुछ सीखा, लेकिन इंडियन के जो मिलिट्री ऑफिसर थे वो इंग्लिश ऑफिसर्स की, इंग्लिश आर्मी की बराबरी नहीं कर सके। ठीक, दूसरा रीजन क्या था कि ये जीते भारत में? बेटर मिलिट्री डिसिप्लिन एंड रेगुलर सैलरी। एक तो इनकी मिलिट्री बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थी और दूसरा इनके पास पैसे की कमी तो थी नहीं, तो सैलरी की जो पेमेंट थी वो रेगुलर होती रहती थी और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा था। अब सीधी सी बात है, कोई किसी को एक हैंडसम अमाउंट दे रहा है तो उसे डिसिप्लिन तो चाहेगा, तो पेमेंट जो थी सैलरी की बहुत अच्छी थी और डिसिप्लिन थी पूरी इनकी आर्मी। ठीक है, जितनी भी इनकी ट्रूप्स थी, जितने भी इनके ऑफिसर्स थे वो लॉयल थे। जब आप देखोगे, जब मैं आपको बैटल ऑफ प्लासी बताऊंगी तो वहां पे आप देखोगे बंगाल का जो नवाब बनता है सिराजुद्दौला, जो नवाब बनता है सिराजुद्दौला, उस सिराजुद्दौला के खिलाफ उसके ही जो ऑफिशियल्स हैं वो हो जाते हैं और चाल से सिराजुद्दौला को हरा दिया जाता है। जबकि इनके जो ऑफिसर, जो ट्रूप्स होते थे बहुत ज़्यादा लॉयल होते थे इनके प्रति, ईमानदार होते थे, ठीक है, और सैलरी बहुत हाई थी इनकी। इंडियन रूलर्स की जबकि दूसरी तरफ देखोगे उनके पास सैलरी नहीं होती थी, पैसा ही नहीं होता था देने के लिए, क्योंकि उन्हें तो अंग्रेज़ों को भी तो देना है ना, और टैक्स ये लोग दे नहीं रहे थे अंग्रेज लोग, तो इनका रेवेन्यू और कम होता जा रहा था। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा था, पैसा इंडियन रूलर्स के पास कम होता जा रहा था। जबकि आप देखोगे औरंगजेब के बाद जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो भी वीक पड़ गई, तो उन्होंने भी दूसरों को खुश करने के लिए जागीरें वगैरह यूं ही बांट दी, तो इनका जो रेवेन्यू है वो कम होता चला गया और जिसकी वजह से सैलरी जो है वो नहीं मिल पाती है आर्मी को। मराठा ने कुछ कोशिश की लेकिन वो भी सफल नहीं हो सके थे। इंडियन रूलर्स अपने पर्सनल रेटिन्यूज पे डिपेंडेंट थे। इंडियन रूलर्स आसपास के जमींदारों पे, मनी लैंडर्स, इस तरीके से मतलब उनकी पूरी सोसाइटी चल रही थी, छोटे छोटे लोगों पे डिपेंड होते थे और जिनके अंदर कुछ डिसिप्लिन नहीं था। और जो ये इंडियन रूलर्स थे इनको नोबल्स ने बनाया था। आप देखोगे 1707 के बाद, मैं बता चुकी हूँ पूरा मुगल का डिक्लाइन के अंदर, नोबल्स ने बनाया था, किंग मेकर का कंसेप्ट आ रहा था। और ये किंग मेकर ऐसे थे, ये राजा के ऊपर ही विद्रोह कर देते थे, राजा के खिलाफ ही रेबेलियस हो जाते थे। यानी लॉयलिटी नहीं, सैलरी नहीं, डिसिप्लिन नहीं। अब कहीं पे भी डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। सिविल डिसिप्लिन एंड फेयर सिलेक्शन सिस्टम। सिलेक्शन सिस्टम बहुत ज़्यादा फेयर था इनका, ठीक है, सिलेक्शन सिस्टम बहुत ज़्यादा फेयर था इनका और सिविल डिसिप्लिन था। अब जो ये लोगों को हायर करते थे कि हमारी मिलिट्री के अंदर कौन आएगा, वो किस बेसिस पे करते थे, उनकी रिलायबिलिटी और उनकी स्किल के बेसिस पे करते थे कि ये अच्छा सैनिक है, अच्छा ऑफिसर है, इसके अंदर बहुत अच्छी डिप्लोमेटिक डिसीजंस लेने की ताकत है, स्किल बहुत अच्छी है,
इस बेसिस पे ये अपनी मिलिट्री के अंदर लोगों को शामिल करते हैं, अपने पूरे सिस्टम में लोगों को शामिल करते हैं। लेकिन भारत में क्या था, बाप अगर कुछ है तो बेटा भी वही होगा, चाहे उसको उस चीज का पता हो या नहीं पता हो। सब कुछ हेरिडिटरी और कास्ट बेस कर रखा था, क्लैन टाइज कर रखा था। इसका बाप राजा है तो बेटा राजा होगा, बाप मिलिट्री में है तो बेटा मिलिट्री में होगा, चाहे उसमें अक्ल हो या ना हो, उस चीज की नॉलेज हो या ना हो। भारत के अंदर सब कुछ हेरिडिटरी, कास्ट और क्लैन के बेस पे था। ब्रिटिशर्स लोग खुद ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहते थे, खुद को पता था कब क्या करना है। लेकिन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर, मिलिट्री ऑफिसर कास्ट के बेस पे, पर्सनल रिलेशन के बेसिस पे लगाए जा रहे हैं कि ये मेरा मामा है तो तुम आ जाओ, ये मेरा दामाद है तो तुम ऑफिसर बन जाओ। इस तरीके से काम हो रहा था। मैरिट्स को नहीं देखा जा रहा था, योग्यताओं को नहीं देखा जा रहा था, एबिलिटी को नहीं देखा जा रहा था। जिसकी वजह से अब वही बात है, रिश्तेदार से रिलेशन रखोगे ना, कभी भी देख लेना, अगर रिश्तेदारों को आप मान लो कल को एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे आ जाते हो और आप किसी की मदद कर रहे हो घर में, फैमिली में, कि चलो मैं बन गया तो मैं मेरे कज़न को किसी पोस्ट पे बिठा दूं, तो वो हमेशा आपके लिए डिसलॉयल ही रहेगा ज़्यादातर केसेस में। ठीक है, क्योंकि उसमें एबिलिटी तो है नहीं। अब अब आप बिना एबिलिटी वाले इंसान को इतनी ऊंची पोस्ट पे अगर बिठा दोगे तो ऑब्वियस सी है, एक तो ईगो आ जाएगी, ठीक है, और वो डिसलॉयल होगा क्योंकि उसमें एबिलिटी नहीं है काम करने की, तो वो चोरी छुपे गलत काम करके कामों को पूरा करने की कोशिश करेगा। तो यही काम भारत के अंदर हो रहा था। ठीक है, फिर ब्रिलियंट लीडरशिप एंड सपोर्ट ऑफ सेकंड लाइन लीडर्स। लीडरशिप बहुत अच्छी थी। इनके जो लीडर्स आए जैसे रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, एलिफिंस्टन, मुनरो, मार्क्विस, डलहौजी, मतलब ये सब लोग जितने भी थे, इनकी लीडरशिप क्वालिटी जबरदस्त थी, ऐसी थी जो और लोगों में नहीं पाई जाती। और इनके नीचे जो काम करने वाले थे, ये तो बिल्कुल हायर पोस्ट पे आए थे, इनके नीचे जो काम करने वाले थे यानी सेकेंडरी लीडर, जैसे सर आयरकूट, जैसे लॉर्ड लेक, जैसे ऑर्थर वेलेस्ली, ये भी बहुत अच्छे लीडर थे। यानी ये भी बहुत अच्छा काम करते थे। इनको ये नहीं था कि हमको लीडर बनना है या हमें सुप्रीम रहना है, इनको ये था कि हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की ग्लोरी फैले। ये अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे। जबकि इंडियन साइड आप देखोगे, लीडर हमारे पास भी अच्छे अच्छे थे, हैदर अली, टीपू सुल्तान, चिनकुलिच खान, माधवराव सिंधिया, यशवंतराव होलकर, लेकिन इनके पास जो पर्सनल थे, जो इनके सेकंड लाइन ट्रेंड पर्सनल थे, वो अच्छे नहीं थे। वो इन्हीं के खिलाफ ही एक्शन ले लेते थे जो इनके अंडर काम कर रहे थे। इंडियन लीडर्स आपस में ही फाइट कर रहे हैं, एक दूसरे, सिर्फ गद्दी के लिए लड़ रहे हैं, मैं राजा बनूंगा, तू राजा बनेगा। जबकि ब्रिटेन के अंदर क्या हो रहा है, हर 5 साल के बाद उस पोस्ट को हटा देंगे, और उनको पता है हेरिडिटरी बेस है नहीं, तो वो लोग लड़ ही नहीं रहे। उन्हें पता है 5 साल के बाद अपने आप बंदा हट जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है ना बात। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था, सक्सेशन की कोई पॉलिसी नहीं थी, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया कि बस गद्दी चाहिए, बस क्राउन चाहिए। वहां पे पता है 5 साल के बाद बंदा अपने आप हट जाएगा, लड़ने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो? तो ये सब वजह है कि क्यों ब्रिटिशर्स भारत, मतलब एक बहुत बड़े देश के ऊपर, पूरे देश पे कब्जा करना आसान बात नहीं है। बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी थी ब्रिटिश रूल के अंदर कि वो भारत के अंदर ये काम कर सके। और इंडिया दूसरी तरफ ये उस पड़ाव पे खड़ा है जब इंडिया लीस्ट एफिशिएंट लीडर्स के साथ अपनी कमान संभाले हुए है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप एक और रीज़न है। कंपनी की जो इनकम है वो एडिक्वेट थी अपने शेयर होल्डर्स को पैसा देने के लिए। यानी शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर, ये कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके अंदर शेयर होल्डर थे, 24 शेयर होल्डर थे जो लंदन के अंदर है। ठीक है, इनके पास रेगुलर डिविडेंड पहुंच रहा है, हैंडसम डिविडेंड। तो वो लोग भी खुश थे कि कैसे ना कैसे करके पार्लियामेंट से हम कुछ करें, या कैसे करके हम भारत के अंदर इंग्लिश वॉर के लिए फाइनेंस भेजें, क्योंकि हमें पता है ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और डिविडेंड अच्छा भेज रही है। इंग्लैंड बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही थी क्योंकि इस समय इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था इंग्लैंड के अंदर, तो वो हर जगह से पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्रेड में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। उनकी पार्लियामेंट में कमी नहीं थी पैसे की, तो एक ह्यूज अमाउंट भारत के अंदर वो भेजते रहे, जिससे वॉर होती रही। लेकिन बाद में आप देखोगे 1757 के बाद वहाँ से पैसे लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमारे ही पीजेंट्स को मार पीट करके पैसा ले रहे हैं और हमारा ही ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और फिर इनकी सी पावर बहुत ज़्यादा सुपीरियर थी, बहुत ज़्यादा सुपीरियर सी पावर थी। भारत के किसी भी राजा ने अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करने की कभी नहीं सोची। लास्ट जो इसका कोज है दैट इज नेशनलिस्ट प्राइड। ब्रिटिशर्स लोग हमेशा जिस समय यूरोप से चले हैं वो अपने नेशन की ग्लोरी के लिए चले हैं। ठीक है, जबकि इंडियंस के अंदर आपको कभी भी ये विजन दिखेगा ही नहीं कि हम इंडियन हैं। उनको ये है ये मेरा राज्य है, ये मेरा राज्य है।
यहाँ पे नेशनलिज्म की फीलिंग ही नहीं है, बहुत बाद में गांधी जी नेशनलिज्म की फीलिंग लेके आएंगे, बहुत बाद में। और जिस समय फीलिंग आई उस समय तो ये जाने पे मजबूर ही हो गए, यानी जिस समय ये फीलिंग, ये वननेस की फीलिंग भारतीयों के अंदर आई, उस समय तो हमने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो ये कुछ वजह थी जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स हैं भारत के अंदर सफल हो सके। इतना चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब जो नेक्स्ट हमारा पड़ाव होगा बहुत जल्दी होगा, उम्मीद करती हूँ कल ही मैं वीडियो डाल दूंगी, जिसके अंदर हम कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल को पढ़ेंगे। ठीक है, बंगाल के कंक्वेस्ट को पढ़ेंगे, जिसमें बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर को मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। साथ में हम अगर टाइम बचा तो एंग्लो मैसूर वॉर को भी खत्म कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो जो भी मेरे साथ नए एस्पिरेंट्स जुड़ रहे हैं, हाँ मैं माफ़ी चाहूँगी इस चीज़ के लिए, मैं थोड़ी सी डिसकंटिन्यू हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है और भी बहुत सारी वीडियोस मुझे बनानी होती है अलग अलग तरीके की। लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं इतना प्रॉमिस ज़रूर कर रही हूँ कि प्री से पहले आप लोगों की ये बुक मैं कवर करवा दूँगी। ठीक है, प्लीज़ मेरे साथ बने रहें, मेरा सपोर्ट कीजिए। यूपीएससी विद पायल गुप्ता, यूपीएससी विद पायल गुप्ता, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं मेरी बाकी वीडियो की अपडेट्स के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।